नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। वक्फ तरमीमी बिल के जेपीसी इजलास में एक बार फिर हंगामा, हज़्ब इख्तिलाफ के 10 अरकान पार्लियामेंट मुअत्तल। रुपए की मुसलसल गिरती कदर पर कांग्रेस की तशवीश, कहा मोदी सरकार ने माशी बहरान पर कंट्रोल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। अरविंद केजरीवाल और बीजेपी एक ही सिक्के के दो रुख। दिल्ली में असदुद्दीन ओवैसी की तकरीर, कहा मुसलमानों के इलाकों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में वसीतर इस्लाहात नागुज़ीर, हिंदुस्तान ने असरी आलमी हक़ाइक़ की रोशनी में असलाहत की पुरज़ोर वकालत की। नई नीति सुर्खियाँ, अब खबरों की तफसील पेश है। वक्फ तरमीमी बिल पर कायम शुदा पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी के इजलास के दौरान टीएमसी के रुकन कल्याण बनर्जी और बीजेपी के एमपी निशिकांत दुबे के दरमियान लफ्जी जंग हुई, जिसके बाद कमेटी के 10 अपोजिशन अरकान को एक दिन के लिए मुअत्तल कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इजलास में हंगामा इस वक्त हुआ जब कल्याण बनर्जी ने इजलास को इतनी जल्दी बुलाने पर सवाल उठाया, जिस पर निशिकांत दुबे ने सख्त एतराज़ किया और दोनों रहनुमाओं के दरमियान शदीद तकरार शुरू हो गई। इसके बाद इजलास को कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिया गया। कल्याण बनर्जी का कहना था कि इजलास की इतनी जल्दी क्या ज़रूरत थी। इन्होंने इस पर सवाल उठाया कि आया इस बिल पर जल्दी फैसले की कोई ख़ास वजह है। उनके इस सवाल का जवाब देते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि हुकूमत ने इस बिल को अहमियत दी है और इस पर जल्दी फैसले की ज़रूरत है। दोनों के दरमियान बातचीत इतनी बढ़ गई कि दोनों के दरमियान लफ्ज़ों का तबादला शदीद हो गया और इसकी वजह से इजलास को आर्जी तौर पर रोकना पड़ा। जैसे ही ये तनाज़ा बढ़ा, कमेटी ने अपोजिशन के 10 अरकान को मुअत्तल कर दिया, जिन्होंने इस बहस में मुदाखलत की थी। इन अरकान की मुअत्तली ने इजलास की फ़िज़ा को मज़ीद मुतनाज़ा बना दिया और इजलास को 28 जनवरी तक मुलतवी करने का फ़ैसला किया गया। कांग्रेस ने कहा कि मुल्क के तमाम वज़ीराए आज़म में मिस्टर नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में रुपया सबसे निचली सतह पर पहुँच गया है, लेकिन हुकूमत इसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है, जिसकी वजह से गैर मुल्की सरमायाकारी भाग रहे हैं और मुल्क की मईशत तनज़ुली की तरफ जा रही है। कांग्रेस के तर्जुमान सुप्रिया श्रीनीत ने आज पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि डॉलर के मुकाबले रुपया 88 रुपये तक पहुंच गया है और जनूबी एशिया के ममालिक में हिंदुस्तान की करेंसी की कारकर्दगी सबसे ख़राब है। ज़र मुअल्ला के ज़खायर कम हो रहे हैं, सरमायाकारी कम हो रही है, दरमादात बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से महंगाई आसमान को छू रही है और मुल्क की मईशत बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में ख़ुसूसी इजलास से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे परवतिनी हरीश ने जीए की बहाली के लिए कलीदी इक़दामात का खाका पेश किया और जनरल असम्बली की आलमगीर और बैनुल हुकूमती नौइयत पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि जनरल असम्बली की बहाली को सलामती कौंसल समेत अक़वाम मुत्तहिदा की जामे इस्लाहात के ग्रुप से मुंसलिक करने की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के ढांचे और फ्रेमवर्क को 1945 के दौर के बजाय असरी आलमी हक़ाइक़ की अक्कासी करनी चाहिए। Distinguished co-chairs, thank you for organizing today's debate on this key theme. India has consistently held that the standing of the General Assembly in the UN is unparalleled. Its universality and intergovernmental nature make this congregation close to a global parliament. Sovereign equality and inclusivity are hallmarks of this assembly. We reiterate that it is important to respect its position as a primary policy-making and representative organ of the UN, both in letter and spirit. We live in a time where different parts of the world are marred by conflicts and violence. The burden of delivery on the UN with regard to pressing global issues is quite pronounced. The efficacy of multilateralism would be defined by UN's ability to match these expectations. General Assembly revitalization is at the core of addressing the expectation-delivery gap. Reforms hold the key on this front. I would like to make 6 specific points in this backdrop. First, the UN Charter accords a preeminent position to the General Assembly. It can also consider questions relating to the powers and functions of any UN organ. Attempts to bring domains which were traditionally under the purview of General Assembly into the fold of other organs would be an erosion of its stature and authority. Second, the President of General Assembly is a key institution. We should accord the highest importance to it, keeping in view the key role it plays in the shaping and driving of the debates and processes under the Assembly's purview.
There should be greater allocation of human resources and effective transition mechanisms for handover and takeover. Third, working methods have a direct correlation with efficiency and effectiveness. Fulfilling foundational responsibilities is more important than technical adherence to procedural intricacies. The latter are tools that facilitate the former. They are not the primary purpose of this august forum. Therefore, reform of working methods is central to the process of revitalization. Fourth, the work and agenda of the 6 committees in the General Assembly needs to be rationalized and streamlined. This would enable the member states to focus more on substantive discussions and relevant functional outcomes. Fifth, GA revitalization cannot be seen in isolation. It needs to be linked to the larger umbrella of comprehensive reforms of the UN, including that of the Security Council. The structures and framework of the UN organs must reflect contemporary global realities rather than that of 1945. Finally, Resolution 77/335 on the revitalization of the work of the GA called on the President of the General Assembly to provide a digital handbook on past practices, data and recommendations for the fulfillment of the functions and powers of the General Assembly as outlined in Chapter 4 of the Charter. Over the past 80 years, in the Chapter 4 of the Charter, the General Assembly has engaged in a wide range of peace and security-related activities. The handbook released last year is an excellent resource for member states and other stakeholders. It must now guide us in revitalizing the General Assembly's functioning. In closing, I would like to reiterate India's readiness to working with all member states in a constructive and forward-looking manner on revitalization of the General Assembly. सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने दिल्ली के इलाके ओखला में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए केजरीवाल को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि केजरीवाल के दौर में दिल्ली के मुस्लिम इलाकों को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया गया। इन्होंने मोदी पर भी तनकीद की और कहा कि मोदी वक्फ बिल में तरमीम के जरिए मुसलमानों की फलाह किए गए इक़दामात की इमलाक को तबाह करने के दर पे हैं। शिफा जेल में क्यों है और केजरीवाल जेल के बाहर क्यों है? शिफा जेल में क्यों है? अमानतुल्लाह को बेल क्यों हो गई? सिसोदिया को बेल क्यों हो गई? शिफा को बेल क्यों नहीं होती? जेल को बेल हो जाती है, ताहिर हुसैन को बेल नहीं होती है। बताओ कौन किससे मिला हुआ है, ये आपको 5 तारीख के दिन तय करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुख्यमंत्री जेल में था 6 महीने, छोटा रिचार्ज केजरीवाल 6 महीने शराब के केस में जेल में था और आज 6 महीने के बाद निकलकर मुख्यमंत्री बनकर जेल में था और शिफा जेल से इलेक्शन लड़ रहा है। हमारी बहन आवाम के दरमियान में आकर अपने मासूम बच्चे और अपने शौहर के लिए बेबसी का इजहार कर रही है, तो जनता को तय करना है। अगर केजरीवाल इलेक्शन लड़ सकता है और जीतने का दावा कर सकता है, तो ओखला की आवाम में अगर हमीयत है, और अगर ओखला की आवाम में हमीयत है, मुझे यकीन है, अगर आप में हरारत है, अगर आपके दिलों में एक बेदारी है, तो आपको 5 तारीख के दिन के इनकलाब रकम करना पड़ेगा। इस देश में अगर केजरीवाल को बेल हो सकती है और इलेक्शन लड़ सकता है 6 महीने के बाद, तो शिफा को हम जेल में बिठाकर इलेक्शन जिताएंगे। ये जमहूरियत की कामयाबी होगी। अगर नरेंद्र मोदी के पार्टी में ऐसे 90 MP हैं जिन पर क्रिमिनल केसेस है, तो मजलिस ने कोई गुनाह नहीं किया, कानून इजाजत देता है। हमने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। जो लोग ये आम आदमी पार्टी के कह रहे हैं नहीं वोट कटेगा, अरे 94 से लेकर 2019 तक यहां से अल्पसंख्यक समाज का उम्मीदवार MLA बना। अब तुमको बीजेपी कैसे याद आ गई? तुमको ईडी पकड़ के लेके गई, तुम कौन सी चाय पीकर बेल हासिल करे हमको बताओ। तुमको बेल कैसे मिल जाती है, शिफा को क्यों नहीं मिलती? तुम्हारे आका केजरीवाल को 6 महीने के बाद बेल मिल जाती है, शिफा को क्यों नहीं मिलती? अरे मफलर कितना झूठ बोलेगा तू, कितना झूठ बोलेगा? पानी फ्री कर दिया,
दिया, बिजली फ्री कर दिया, पुला फ्री कर दिया। मोदी जी भी बोल रहे ये फ्री लो, वो फ्री लो। ये क्या इनके अब्बा के अकाउंट से दे रहे फ्री लो, फ्री लो? ये जनता का पैसा है, मगर ओखला की आवाम तुमको पानी फ्री में मिलने का दावा केजरीवाल और मोदी कर रहे हैं। मेरी मां और बहनों, तुम्हारे अकाउंट में से पैसे डालने का वादा कर रहे हैं, मगर 5 तारीख के दिन तुमको याद रखना पड़ेगा कि न शिफा फ्री है, न ताहिर फ्री है, न सैफी फ्री है, से कई लोग फ्री नहीं है। ये लोग फ्री नहीं है, मगर दावा तो बहुत करते हैं केजरीवाल पानी नहीं पहुंचा सके यहां पर, हम ऐसा कर देंगे। बड़े बड़े बुलंदबाज दावे करते हैं, आओ केजरीवाल ओखला में तुमको माउंट एवरेस्ट हम दिखाते हैं, जो तुमने यहां पर कचरा भक्का एक पहाड़ बनाकर रख दिया। यहां ओखला में आप मेरी बात से अगर मुत्तफिक है तो हाथ उठाकर कहिए, अभी नहीं बोलने के बाद। 1 गज जमीन की कीमत कितनी है? 3 लाख के ऊपर है ना, 3.5 लाख के करीब है। 3 साढ़े 3 लाख। 100 गज का फ्लैट 60 लाख के ऊपर है। बताओ फिर यहां पर डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? महाराष्ट्र में भंडारा के जवाहर नगर में वाक़ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में गुज़िश्ता रोज़ एक ज़ोरदार धमाका हुआ। इस हादसे में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8 हो गई है, जबकि 7 अफराद जख्मी हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और वज़ीर नेशनल हाईवेज़ नितिन गडकरी समेत दीगर सियासतदानों ने इस अफसोसनाक वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया है। नितिन गडकरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि धमाके के वक्त फैक्ट्री में मौजूद 8 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। इन्होंने हादसे में मरने वालों को ताज़ियत पेश की और जख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ की। राजनाथ सिंह ने एक स्पोर्ट में कहा कि इस धमाके से वो गहरे दुख में हैं। इन्होंने मुतासिरा ख़ानदानों के साथ एकजहती का इजहार किया है। इन्होंने ये भी कहा कि इमदादी टीमें मौके पर पहुंचकर बचाव के काम में मसरूफ़ हैं और हुकूमत की जानिब से तमाम मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। मैं काम के लिए निकला था। काम के बाद में ये है जो अपना पेवटा मोड़ बोलते हैं, वहाँ पे आया तो ये स्पॉट दिखाया मेरे को। स्पॉट देखते देखते वो ऊपर में जैसे पत्थरे वो उल्टे ना वैसे उल्टे दिखे मेरे को। तो एक जो यहाँ था पत्थरा बड़ा वाला वो यहाँ गिरा, और जैसे ही वो गिरा मैं वहाँ से भाग गया, गाड़ी फेंक के पीछे चला गया। और मेरे साथ में 4 लड़की थी पीछे में, उन्होंने भी वो साइकिल छोड़ के भागने लगी और रोने लगी है। क्या नज़ारा था आप देख रहे थे? वो देख ही नहीं पाया मैं। जैसे वो आग निकलती है ना और उसके साथ में धुआं निकलता है, ऐसे दिखा मेरे को कि क्या बताने की ऐसी इच्छा नहीं हो रही मेरी। जोर से आवाज़ आई? जोर से आवाज़ आई तो कान बंद कर दिए मैंने, और पीछे भागा तो पलटा ही नहीं जल्दी। ये यहाँ कुछ बिल्डिंग थी कहा जा रहा है? हाँ, बिल्डिंग थी यहाँ पे, ये जो नज़दीक बोलते हैं बिल्डिंग थी बड़ी वाली, वो उड़ गई पूरी उड़ गई। पूरे चितड़े ऊपर तक गए थे। यहाँ जो कुछ दिख रहा है वो क्या है मटेरियल में? मटेरियल वो अभी पता नहीं, पत्थरा है वो बोलते हैं, शीशा है वो। हुक्काम ने वादिया कश्मीर में चिनार के हज़ारों दरख्तों को महफूज करने के लिए मुनफरिद पहल की। चिनार के दरख्तों को जियो टैग किया जा रहा है ताकि उनके इंतज़ाम के लिए एक जामे डेटाबेस बनाया जा सके। ये दरख्त तेज़ी से बढ़ते शहरी इलाकों और बीमारियों की वजह से एक अरसे से मादूम होने के ख़तरे से दो चार हैं। ये दरख्त हमेशा कश्मीर की अलामत रहे हैं, जो दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। इन दरख्तों को महफूज करने के लिए QR कोड दरख्तों के साथ मुंसलिक किया जा रहा है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के डॉक्टर सैयद तारिक साइंटिस्ट ने कहा कि हमने अब तक 28,500 दरख्तों की निशानदेही की है। इस प्रोजेक्ट ने वादिया कश्मीर के लिए मुनफरद इस पेड़ को बचाने और महफूज करने के लिए लोगों में उम्मीद पैदा की है। ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा। मैं फर्स्ट टाइम ऐसे तो मैंने देखा चिनार ट्री, बहुत बाकी वह सब गुड लाइक सर। तो कितना जरूरी आपको लगता है ये चीजें बचाना? ये सब क्यों नहीं, बहुत जरूरी है। ओल्ड है लेकिन इसको रहना जरूरी है। अगर हम यहाँ आ रहे हैं, जाहिर सी बात है कि हमें कुछ पता चले यहाँ की क्या ब्यूटी है क्या नहीं है। अगर ये रहेगा ही नहीं तो पता कैसे चलेगा? Today is my first visit Mughal Garden.
जैसा हमने सुना था, मूवीज वगैरह में देखा था कि हाँ मुगल गार्डन इज लाइक सो ब्यूटीफुल। यहाँ के अभी आउट सीजन में, भले ही हम आउट सीजन में हैं, तो अभी जैसे पत्ते नहीं है, लाइक मेरे सामने मेरे बैक में चिनार ट्री है, जो कि अभी मैं देख भी रहा हूँ कि नाउ इट्स अंडर द टैगिंग, जियो टैगिंग, जो इन्हें सेफ ट्रीज के रेगुलेशन में आ रहा है। तो जरूरी भी है, क्योंकि ये बहुत पुरानी ट्रीज हैं जो हमें हमारी ओल्ड इरा और एक ब्यूटीफुल एरा को बताती हैं कि हाँ ये चिनार ट्री कहाँ कब क्या है। तो इन्हें सेव करना बहुत जरूरी है। जैसा भी मैंने देखा यहाँ पे चल रही है सेव इन सब का, तो ये मुझे काफी बहुत है, आई एम सो एक्साइटेड। अभी तक जो हमारे पास चिनार्स हैं, चिनार का तो आपने खुद ही बता दिया कितनी अफादियत है। ये दे आर ऑक्सीजन प्रोड्यूसर्स, कार्बन इनमें इतना, जो जितनी भी ये ह्यूज ट्रीज हैं, बायोमास इनमें है, इनमें कार्बन लॉक्ड है, और दैट मीन्स कि एनवायरनमेंट में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड थे वो इसने अपने अंदर लॉक किया हुआ है। That means they have been giving us tireless services without getting anything from us. और जो आज की डेट में हमारे पास मौसम है, जो आपका एटमॉस्फेयर है, इधर एनवायरनमेंट क्लीन है, टूरिस्ट इतने आते हैं यहाँ पे एनवायरनमेंट के लिए, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ दीज ट्रीज, मीडोज एंड अदर थिंग्स। बट चिनार हैज इट्स ओन स्कोप, कि चिनार का कितना बड़ा इसमें रोल है वो बहुत ज्यादा है। इसी चीज को देखते हुए हमने पहले ये किया कि हम देखें कि हमारे पास चिनार का स्टॉक कितना है वैली में एग्जैक्टली। पहले जो होता था सेंसस, देखिए विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज हमने भी डिजिटल ट्री आधार ट्री को दे दिया। अब एवरी चिनार हैज इट्स ओन आधार नंबर, और ये डिजिटल इंडिया के साथ हमने मुंसलिक किया है। हम इसमें अब ये कर रहे हैं कि हमने स्कैनेबल QR प्लेट्स इसमें लगाए हैं। एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज इट्स ओन डिस्ट्रिक्ट कोड विद नंबर ऑफ चिनार्स। अभी तक जो हमने किए हैं वो 28,560 चिनार हमने आइडेंटिफाई किए हैं। उनके हमने बिल्कुल रीडिंग्स ली है फिजिकल कैरेक्टर्स की, और उनको हमने QR स्कैन में लॉक किया है। और वो यहाँ पे आपको आप देख रहे हैं कि हर ट्री पे आप अपना एक आधार प्लेट लगेगा, जो आप स्कैन कर सकते हैं। यू कैन नो एवरीथिंग। और जो टूरिस्ट भी हैं, यहाँ के लोकल्स भी हैं, वो हर एक बंदा इसमें से स्कैन करके देख सकता है कि इस ट्री की हमने इसमें रिक्वेस्ट भी की है कि सेव चिनार तो हम सेव करते ही रहते हैं, और नए चिनार भी लगाते रहते हैं। बट जो एग्जिस्टिंग चिनार्स हैं, जितने ये ह्यूज हैं, उनको अगर हम बचाएं, जैसे इसके सामने आग न जलाएं, बाकी चीज न जलाएं, तो हमने रिक्वेस्ट भी की है और इन्फॉर्मेटिव भी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 2024 की बेस्ट वनडे टीम का ऐलान कर दिया है। इसमें गुज़िश्ता साल एक रोज़ा क्रिकेट में बेहतरीन कारकर्दगी पेश करने वाले खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। हालांकि इस टीम को देखकर बेहद हैरानी होती है, क्योंकि इस टीम में हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका जैसी मजबूत टीम का एक भी खिलाड़ी शामिल नहीं है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। वक्फ तरमीमी बिल के JPC इजलास में एक बार फिर हंगामा, हज़्ब इख्तिलाफ के 10 अरकान पार्लियामेंट मुअत्तल। रुपए की मुसलसल गिरती कदर पर कांग्रेस की तशवीश, कहा मोदी सरकार ने माशी बहरान पर कंट्रोल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। अरविंद केजरीवाल और बीजेपी एक ही सिक्के के दो रुख। दिल्ली में असदुद्दीन ओवैसी की तकरीर, कहा मुसलमानों के इलाकों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में वसीतर इस्लाहात नागुज़ीर, हिंदुस्तान ने असरी आलमी हक़ाइक़ की रोशनी में असलाहत की पुरज़ोर वकालत की। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी ख़बरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।